भर्गो परिवार की कहानी भाग 15। चंद्रमा की रोशनी में उन्होंने कहा, तुम सब जानते हो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति। अब अनिरुद्ध की शादी हो गई है, हमने काफ़ी खर्च किया है, स्कूल जल्द शुरू होने वाला है और फीस चुकानी होगी। बाकी को अनिरुद्ध की पढ़ाई के लिए बचाते हैं। कोई आपत्ति? बड़े और दूसरे बेटों ने हमेशा आज्ञाकारी व्यवहार किया था और उनकी पत्नियां शीला और जनाश्री ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि उनके भतीजे ने कई वर्षों से साम्राज्य की परीक्षाओं की कोशिश की थी, बिना पास हुए, लेकिन वह दूसरों से 5 साल पहले छात्र उम्मीदवार बन चुके थे। भले ही 7-8 साल बाद भी परीक्षा पास ना हुई हो, वे अभी भी युवा थे। परिवार के एक सदस्य को विद्वान बनाने का समर्थन कोई आसान काम नहीं था। वे जानते थे कि साम्राज्य की परीक्षाएं आसान नहीं है। अगर वे सफल हुए तो वे साम्राज्य के विद्वान के रिश्तेदार बन जाएंगे और परिवार की खेती-बाड़ी उसके नाम पर दर्ज हो सकती है, जिससे घरेलू कर से छूट मिल जाएगी। इसलिए वर्षों से परिवार के पूरे संसाधनों का उपयोग अनिरुद्ध की पढ़ाई के लिए करने के बाद भी महादेवन और माधवन को कोई शिकायत नहीं थी। अनिरुद्ध के पिता रुद्र के तो और भी कम आपत्तियां थीं। अनिरुद्ध उनका अपना बेटा था और पढ़ाई में कुछ प्रतिभा रखता था। परिवार खुशी खुशी उनकी पढ़ाई का समर्थन करता था और वे उत्सुक थे कि उनका बेटा विद्वान बने। उनकी पत्नी के मृत्यु के बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की और इन वर्षों में कड़ी मेहनत करके पैसे कमाए ताकि बेटे की पढ़ाई का समर्थन कर सकें। ऑफ सीजन में वे डॉक पर काम करते थे, अतिरिक्त सिक्के कमाने के लिए, ताकि घरेलू खर्चों में मदद मिले। उनकी अपनी कठिनाई मायने नहीं रखती, बेटी की पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण थी। रघुनंदन और हरिवान, 2 छोटे पोते, ने भी शिकायत नहीं की। उनके पिता ने कुछ नहीं कहा, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से चुप रहे। सोमेंद्र और सोमयका भी साइड में चुपचाप सुन रहे थे। यह बड़ी बहू देवकी थी जो हिचकिचा रही थी। उसका बेटा अभी 5 साल का हो चुका था और अब अक्षर पहचानना सीख सकता था। वह चाहती थी कि उसका अपना बेटा पढ़ना शुरू करे और अंततः साम्राज्य की परीक्षा दे। उसने कहा, दादी, नए साल के बाद मोहन 6 साल का हो जाएगा। अन्य परिवारों में बच्चे आमतौर पर इस उम्र में सीखना शुरू करते हैं। मोहन एकमात्र पुरुष परपोता था और ज्येष्ठा देवी उस पर बहुत दुलार करती थी, पर पोते और पोते दोनों होने से उनके बीच चुनना मुश्किल था। उनके लिए मोहन और अनिरुद्ध दोनों ही बहुत प्रिय थे, लेकिन ज्येष्ठा देवी ने जल्दी निर्णय ले लिया। मोहन अभी छोटा है, लेकिन वह वाकई सीखने की सही उम्र है। पहले अनिरुद्ध उसे सिखाए। 2 साल में जब अनिरुद्ध परीक्षा पास कर लेगा तो वह औपचारिक रूप से उसे पढ़ाना शुरू कर देगा। केवल मोहन नहीं, भविष्य में सभी बच्चों को अनिरुद्ध ही सिखाएगा। ज्येष्ठा देवी ने एक आशाजनक भविष्य का चित्रण किया और देवकी को लगा कि यह समझदारी भरा है। चूँकि युवा अनिरुद्ध अगले साल परीक्षा देगा, परिवार के पैसे वाकई उनकी पढ़ाई में के लिए बचाने पड़ेंगे, इसलिए कोई चारा नहीं था। लेकिन अनिरुद्ध की पढ़ाई के खर्च बड़े थे और परिवार की तंग आर्थिक स्थिति का कोई स्पष्ट अंत नज़र नहीं आ रहा था। अनिरुद्ध भी एक आरामदायक जीवन चाहता था और पूछा, दादी, अगर मैं कभी पास ना हो पाया तो? चुप, जहर मत फैलाओ। तुम कैसे पास नहीं होगे? अगर इस बार फेल हो गए तो कोशिश करोगे? तुम अभी युवा हो,
क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो 40 साल की उम्र तक परीक्षा देते हैं? ज्येष्ठा देवी ने फिर रघुनंदन, हरिवान और सोमेंद्र की ओर इशारा किया और डांटा। मैंने तुम तीनों को पढ़ाई के लिए भेजा था, यह उम्मीद करते हुए कि कम से कम एक सफल होगा, लेकिन तुम तीनों ने सिर दर्द की शिकायत की और मना कर दिया। क्या इसलिए कि मैं तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहती थी? नहीं, इसलिए कि तुम तीनों आलसी थे। केवल अनिरुद्ध में संभावना दिखती है। कल से शुरू करो। बड़ी बहू, दूसरी बहू और 2 पोतियाँ। तुम महिलाओं को ज़्यादा काम संभालने चाहिए। सर्दी आ रही है। अगर कढ़ाई का ज़्यादा काम ना हो, सिलाई, मरम्मत और धुलाई कर लो। महिलाओं ने सभी ने सकारात्मक हामी भरी। जनाश्री आमतौर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी। वह अपने पति के निर्णयों का पालन करती थी। जो भी वह कहते सुनती। उनका बेटा सोमेंद्र हालांकि इतना शांत नहीं था। ज्येष्ठा देवी द्वारा डांटे जाने के बाद वह भूल गया और फिर कहा, दादी मैं अब 16 साल का हूँ, शादी की उम्र, पढ़ाई इतने पैसे खर्च करती है। अगर सारा पैसा तीसरी भाई के पढ़ाई पर चला गया तो मैं पत्नी कैसे चुनूंगा? ज्येष्ठा देवी ने उसे हल्के से थप्पड़ मारा और अधीरता से कहा, यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं। अगली गर्मी में जब खेतों में सर्दी का गेहूं कटाई हो जाए, कर चुकाओ और बिक्री से जो बचे वह तुम्हारी शादी के लिए बचाएंगे। सोमेंद्र खुशी से हंस पड़ा। वह तो बस मजाक कर रहा था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसके पास अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। ज्येष्ठा देवी घर की मुखिया के 3 बेटे थे और जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया उन्होंने सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करने की कोशिश की। हालांकि वे अनिरुद्ध की पढ़ाई का पक्ष लेती थी, अन्यथा संतुलन बनाए रखती थी। छोटे मोटे विवाद और असहमति अपरिहार्य थे, लेकिन वह तो साधारण जीवन ही था। ज्येष्ठा देवी द्वारा सभी को काम सौंपे जा चुके थे। ललिता के आने पर उसने सक्रिय रूप से कहा, दादी मैं कढ़ाई कर सकती हूँ, मैं उसे मदद कर सकती हूँ। ज्येष्ठा देवी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तुम अच्छी बच्ची हो, लेकिन तुम्हारा मुख्य काम अनिरुद्ध की देखभाल करना है ताकि वह बिना चिंता के पढ़ सके। ललिता ने सहमति जताई। अनिरुद्ध ने परिवार की कठिनाइयों को देखते हुए जो उनकी पढ़ाई के समर्थन से हो रही थी, गहराई से भावुक और अपराध बोध महसूस किया। उसे बिस्तर के नीचे पुरानी किताबों का एक डिब्बा याद आया। वह पहले इन्हें छुआ भी नहीं था। मुख्य कमरे से निकलने के बाद सब अपने अपने कमरों में लौट गए। अनिरुद्ध और ललिता अपने कमरे में चले गए। अंदर एक बार अनिरुद्ध ने बिस्तर के नीचे ढूंढा और किताबों का डिब्बा ढूंढ लिया। अंदर 10 से ज़्यादा किताबें थी, लेकिन ये गंभीर पढ़ाई की किताबें नहीं थी। ये कहानी की किताबें और विविध यात्रा निबंध थे। अनिरुद्ध ने किताबों को प्रकार के अनुसार छांटा। कल शहर की किताब की दुकान पर इन्हें बेचने की योजना बनाते हुए, चाहे कितना भी मूल्य मिले, यह कम से कम आधे साल की ट्यूशन फीस तो कवर कर ही देगा। प्रांतीय स्कूल की ट्यूशन 4 तौल चांदी प्रति वर्ष थी, जो किस्तों में चुकाई जाती। जून में ग्रीष्मकालीन ब्रेक के बाद एक बार और अक्टूबर में शरद ब्रेक के बाद दूसरी बार। स्कूल शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी थे, इसलिए अगली सुबह अनिरुद्ध ने किताबें बेचने की अपनी योजना को अमल में उतारने का फैसला किया। अब ये कहानी का 15वां भाग समाप्त होता है। अब 16वें भाग के लिए अगला वीडियो देखिए। नमस्कार।